नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जिसमें 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से सभी की प्लेन दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। केवल एक यात्री प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा पाए थे। एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट अब पब्लिकली रिलीज कर दी गई है और इसमें बहुत कुछ हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले गए, एक साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें किसी कंपनी की कोई गलती नहीं है, इशारा कहीं ना कहीं पायलट के तरफ किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल ये भी है, क्या कंपनी को बचाने के लिए जबरदस्ती प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के ऊपर दोष डाला जा रहा है, या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि पायलट खुद को डिफेंड करने के लिए अब जिंदा नहीं है। आइए जानते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स को गहराई से और इस क्रैश को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को निकाला गया है एयर इंडिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के द्वारा। रिपोर्ट में सारे टाइम को UTC के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलता है। 12 जून को सुबह के 11:17 पर यह हवाई जहाज दिल्ली से उड़ान भर के अहमदाबाद लैंड किया था। बे नंबर 34 में पार्क होने के बाद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि फ्लाइट की क्रू ने एक रिपोर्ट दर्ज करी है। ये शिकायत टेक लॉग में लिखी जाती है। ये पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इन्होंने रिपोर्ट में लिखा था स्टेप पोस्ट XDCR। यह शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें स्टेप का मतलब है स्टेबलाइजर, पोस्ट का मतलब है पोजीशन, XDCR का मतलब है ट्रांसड्यूसर। इसे लिखने का मतलब है स्टेबलाइजर पोजीशन, यानी कि हवाई जहाज के पीछे लगे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पोजीशन को मेजर करने वाला जो सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। रूल्स के अनुसार एयर इंडिया के ड्यूटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसे फिक्स करते हैं और 12:10 पर हवाई जहाज को अगली उड़ान के लिए रिलीज कर दिया जाता है। जो दोनों पायलट इस अगली फ्लाइट के लिए प्लेन में बैठते हैं ये मुंबई बेस्ड थे। पिछली ही रात वो अहमदाबाद आए थे, यानी इन्हें एडिक्वेट रेस्ट मिला हुआ था। फ्लाइट में को पायलट जहाज को उड़ा रहे थे और पायलट मॉनिटरिंग कर रहे थे। रिपोर्ट में इसे PF और PM करके लिखा जाता है। PF का मतलब है को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे और PM का मतलब है पायलट मॉनिटरिंग कर रहे थे। इससे पहले 11:55 पर क्रू ने ब्रीफ लाइट ब्रेथ एलाइजर टेस्ट भी पास किए थे, यानी कि कोई भी शराब के नशे में नहीं था। CCTV फुटेज के अनुसार 12:35 पर ये बिल्डिंग के गेट पर दिखाई देते हैं। ये हवाई जहाज टेक ऑफ करता है 13:38 पर और 13:38 पर ये अपने मैक्सिमम स्पीड को अचीव करते हैं 180 नॉट्स की, और इसके तुरंत बाद सब कुछ अनकंट्रोल हो जाता है। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक से रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में आ जाते हैं। एक फ्यूल कट ऑफ स्विच की मदद से इंजन को फ्यूल सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर रन पोजीशन का मतलब है ऑन और कट ऑफ पोजीशन का मतलब है इंजन में फ्यूल की सप्लाई अचानक से बंद हो जाना। इस हवाई जहाज में 2 अलग अलग इंजन थे, दोनों इंजन के लिए अलग अलग कट ऑफ स्विच लगे हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों स्विच 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो जाते हैं। पहले एक इंजन से फ्यूल कट ऑफ हुआ और 1 सेकंड के बाद दूसरे इंजन से भी फ्यूल कट ऑफ हुआ, और इसी की वजह से अब कहा जा रहा है प्लेन एयरपोर्ट की दीवार क्रॉस करने से पहले ही नीचे गिरने लग गया था। जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट डिप्लॉय होता है। रिपोर्ट के अनुसार 13:38 पर यह हाइड्रोलिक पावर को सप्लाई करना भी शुरू कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही पावर काफी नहीं थी, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत कम था। दोनों इंजन बंद हो जाने के बाद एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तुमने फ्यूल स्विच को कट ऑफ क्यों किया? दूसरा पायलट जवाब देता है, आई डिड नॉट डू सो,
ऐसा मैंने नहीं किया। ये कन्वर्सेशन रिपोर्ट में मेंशन की गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यही एक लाइन दी गई है। इसके आगे क्या बातचीत हुई, दोनों पायलट के बीच में हुई थी बातचीत या नहीं हुई थी, ये चीज क्लियरली रिपोर्ट में मेंशन नहीं करी गई। दोनों में से किस पायलट ने सवाल पूछा, किस पायलट ने जवाब दिया, ये भी क्लियरली नहीं बताया गया रिपोर्ट में। तो जाहिर से बात है कि आधी अधूरी कन्वर्सेशन देखकर और सवाल खड़े होते हैं मन में। क्या एक पायलट ने जानबूझकर दोनों स्विचेज को ऑफ कर दिया, या फिर गलती से हाथ लग गया और दोनों स्विचेज ऑफ हो गए, या फिर इन स्विच के डिजाइन में ही कोई फॉल्ट थी, या फिर इसकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं करी गई थी कि ये खराब ढंग से बिहेव किया। ये पूरी मिस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल पर वापस आते हैं। फ्यूल सप्लाई बंद होने के करीब 10 सेकंड बाद ही 13:38 पर पायलट पहले इंजन के स्विच को ऑफ से वापस ऑन कर देते हैं और इसके सिर्फ 4 सेकंड बाद 13:38 पर दूसरे इंजन के स्विच को भी वापस ऑन कर दिया जाता है। इससे दोनों इंजन तक फ्यूल पहुंचने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद पहला इंजन तो रिकवर हो जाता है और काम करने लगता है, लेकिन दूसरे इंजन को बार बार फ्यूल देने के बाद भी रिकवर नहीं हो पाता। पायलट के पास अब तक अनफॉर्चुनेटली समय खत्म हो चुका था। 13:39 पर पायलट एयर इंडिया कंट्रोल ऑफिस से कांटेक्ट कर 3 बार मेडे की कॉल देते हैं। एटीसी उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि तब तक प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। पायलट के मेडे कॉल्स के सिर्फ 6 सेकंड बाद 13:39 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर काम करना बंद कर जाता है। तो इन्वेस्टिगेटर ने अब एज्यूम किया है कि यही एग्जैक्ट प्लेन क्रैश टाइम है। इस हवाई जहाज के पायलट काफी अनुभवी थे। 15,000 घंटे से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट को भी 3,400 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इंडिया टुडे के हिसाब से दोनों में से किसी पायलट को मेंटल हेल्थ इशू भी नहीं था। कैप्टन तो खुद अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। भला कोई रिटायरमेंट होने से पहले ये चीजें क्यों करना चाहेगा। दूसरी तरफ को पायलट का रिकॉर्ड भी एकदम साफ था। फ्लाइट से पहले ब्रेथ एलाइजर का टेस्ट भी पास किया था दोनों ने। कोई शराब के नशे में भी नहीं था। इस पूरे रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि इन स्विचेज को एक्चुअली में पायलट ने खुद ही ऑफ किया था। यहां आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि कहीं गलती से पायलट के हाथ लग गए हों और स्विच ऑफ हो गया हो। ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। ये फ्यूल स्विच कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखिए। ये कोई सिंपल सा लीवर नहीं जिसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर किया जा सके। इसके अंदर एक स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है। अगर आपको इसे ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ करना हो तो पहले ऊपर ले जाकर फिर नीचे लाना होगा, यानी कि गलती से हाथ लग भी जाए तो भी स्विच ऑन ऑफ नहीं होगा। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम 2 स्विचेज की बात कर रहे हैं। 2 स्विचेज ऑफ हुए हैं एक के बाद एक। ये इमेजिन करना कि हाथ लग गया है, दोनों पर लग गया है, ये एक्सीडेंटली होना पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा पायलट्स के लिए भी बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होते हैं। इन स्विचेज को तभी छेड़ा जाता है जब प्लेन ग्राउंड पर मौजूद होता है। फ्लाइट के दौरान ये स्विचेज हमेशा ऑन ही रहते हैं। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब इन्हें ऑफ किया जाता है, और जब ऑफ भी किया जाता है तो उसके कुछ ही सेकंड बाद इसे तुरंत ऑन भी कर दिया जाता है। जैसे कि जब कोई इंजन फेल या डैमेज हो जाए तो उसमें आग लगने का खतरा रहता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। या फिर इंजन की परफॉर्मेंस में दिक्कत आने पर पायलट इसे रीस्टार्ट बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑफ करके वापस ऑन कर दिया। लेकिन ऐसा करना भी पड़े तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कोई भी पायलट रैंडमली ऐसा नहीं करता। दोनों पायलट आपस में डिस्कशन करते हैं और प्लेन को एक सेफ अल्टीट्यूड पर ले जाकर ही ऐसा किया जाता है।
हवाई जहाज के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद इस स्विच को ऑफ कर देना, ऐसा कभी नहीं किया जाता, चाहे इंजन में आग ही क्यों न लग जाए। तो यहाँ सवाल ये है कि जानबूझकर नहीं किया गया, गलती से नहीं हुआ, तो क्या और कोई पॉसिबिलिटी बचती है? कुछ सीनियर पायलट्स का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर मालवेयर फंक्शन की वजह से सिस्टम गलती से ये दिखा रहा हो कि स्विच ऑफ है, जबकि असलियत में वो रन मोड में ऑन हो। ऐसा होना थ्योरेटिकली पॉसिबल है। यह प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये सवाल अभी के लिए सवाल ही है। इस रिपोर्ट में हमें पायलट के बीच बातचीत की सिर्फ एक लाइन दी गई है, जिसका पायलट्स को ब्लेम करने के लिए यूज किया जा रहा है। हमें ये तक भी नहीं बताया गया कि पायलट्स के बीच और कोई बातचीत हुई थी या नहीं, और ये सवाल सीधा इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए। ब्लैक बॉक्स की पूरी कन्वर्सेशन आपके पास है, तो जनता से क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है कि आगे क्या बातचीत करी पायलट्स ने? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जानबूझकर पायलट्स पर ब्लेम डाला जा सके? एयर इंडिया पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने AAIB से यही सवाल पूछे। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट की टोन और इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन पायलट्स एरर को लेकर बायस्ड है। इंडियन एयरफोर्स में इन्फेक्शन फ्लाइट सेफ्टी के डायरेक्टर जनरल रहे एयर मार्शल रहे संजू का भी ऐसा ही कुछ मानना है। उनका कहना है कि मैन्युअली 1 सेकेंड के अंदर प्लेन के दोनों फ्यूल स्विचेज को टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्लेन क्रैश में हुआ था। इनके राय में टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फेल हो गए होंगे, जिनके बाद बहुत ही कम समय में पायलट्स ने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे लिखकर कमेंट में बताइए। अभी का स्टेटस तो यही है कि सिर्फ एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है। इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो 30 दिन के अंदर ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। 12 जून को क्रैश हुआ था, 11 जुलाई की रात को ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को अपलोड की गई थी। ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं होता, क्योंकि असली सवालों के जवाब हमें डिटेल कंक्लूजन रिपोर्ट में मिलती है, जो इस प्लेन क्रैश मामले में 1 साल के अंदर आएगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस फाइनल रिपोर्ट में दोनों पायलट्स के बीच हुई बातचीत को पब्लिक किया जाए और जनता के सामने यह भी सच बताया जाए, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मार्च 2022 में चाइना में एक बोइंग 737 प्लेन क्रैश हुआ था। बहुत ही भयानक क्रैश हुआ था, जिसमें हर कोई मारा गया था। इस क्रैश में एक वर्टिकल फॉल देखने को मिली थी एरोप्लेन्स की, जो बहुत ही भयानक अनयूजुअल चीज था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन क्रैश की पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी जनता को यह सच नहीं बताया गया। चाइना सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का बहाना दिया और कहा कि हम तो सच पब्लिक में रिलीज करेंगे ही नहीं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। यहां इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर जहाज। करीब 12 घंटे पहले यह पेरिस से दिल्ली आया था और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वंशा। इन्होंने एक अजीब चीज नोटिस करी। इन्होंने देखा कि विंग्स फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा। People they are using these magazines. The AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इनका कहना था कि सिर्फ एसी ही नहीं, इनका इंटरटेनमेंट रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। उसके बाद रिफ्यूलिंग करी जाती है और इस हवाई जहाज में 242 लोग चढ़ते हैं, 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट्स।
ये प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:38 पर ये टेक ऑफ करता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इमेजरी में देखोगे तो इसमें से एक ही रनवे दिखेगा। ये एयरपोर्ट चारों तरफ से रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक लड़का आर्यन, जो एक दिन पहले अपने गांव से आया था, जो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वीडियो शूट कर रहा था कि प्लेन कैसे उड़ता है। और उसी टाइम प्लेन क्रैश का वीडियो शूट हो जाता है। देखने को मिलता है कि प्लेन 625 फीट पर पहुंचता है और इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड बाद पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके कहते हैं, Mayday, Mayday, Mayday! इसके बाद प्लेन का ATC से कांटेक्ट टूट जाता है। ATC फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है। ये प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर रेसिडेंशियल एरिया मेघनानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर क्रैश हो जाता है और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। हॉस्टल में इस टाइम लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट कैंटीन में जमा थे और प्लेन आकर कैंटीन से टकरा गया। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट खिड़कियों से कूदने लगे। कोई सेकेंड फ्लोर, कोई थर्ड फ्लोर से कूदा। वहां पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकराया तब बहुत ही तेज एक आवाज सुनाई दी। तब उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था और जमीन पर मलबा बिखरा पड़ा था। प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचे थे, रमेश विश्वास कुमार, एक ब्रिटिश सिटीजन, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इनका बोर्डिंग पास ये है। 11A पर बैठे थे रमेश विश्वास कुमार और दूसरी तरफ इमरजेंसी एग्जिट पर बैठे थे उनके भाई अजय कुमार A11J सीट पर। दोनों भाई इमरजेंसी विंडो पर बैठे थे। विश्वास कुमार का कहना है कि प्लेन के जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी, प्लेन का वो हिस्सा बाई चांस जमीन के तरफ गिरा। उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक था। इसी कारण से कोई और बाहर नहीं आ पाया। ये प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दुनिया के सबसे खौफनाक क्रैशेस में से एक। सवाल सबके मन में एक है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों? यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है? एयर इंडिया, बोइंग या सरकार? 2023 में एयर इंडिया एयरलाइंस को अपनी एक ड्रीम लाइनर प्लेन कबाड़े में बेचना पड़ा था। वो प्लेन जो उसने 10 साल पहले करोड़ों में खरीदा था। बोइंग के ड्रीम लाइनर प्लेन में ये दिक्कतें आ रही हैं। पहले भी फिर भी इस प्लेन टाइप को वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन टाइप माना जा रहा है। एयर इंडिया का यह पहला प्लेन क्रैश है किसी ड्रीम लाइनर प्लेन का। अगर ये प्लेन क्रैश इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ है, या तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है या फिर मेंटेनेंस फेलियर हो सकता है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है तो इसका सारा ब्लेम बोइंग पर आएगा, लेकिन अगर मेंटेनेंस फेलियर हुआ है तो इसका ब्लेम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी पर जाएगा। एयर इंडिया हालांकि टाटा ओन्ड है, लेकिन AIESL कंपनी सरकारी कंपनी है जो प्लेन के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एयर इंडिया की मेजोरिटी 787 ड्रीम लाइनर प्लेन्स की इस सरकारी कंपनी के द्वारा ही मेंटेनेंस किया जाता है। अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ दोस्तों, इस एग्जैक्ट सेम प्लेन में पहले भी दिक्कतें आ चुकी है। नवंबर 2021 में ये प्लेन हैदराबाद से लंदन जा रहा था और बीच में फ्यूल लीक देखने को मिला। इसकी वजह से इस प्लेन को टर्की के अंकारा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बैटरी ओवरहीटिंग की वजह से 2013 में ड्रीम लाइनर्स को ग्लोबली ग्राउंड कर दिया गया था। Breaking news from the FAA tonight. They are grounding the Dreamliner. Just over a year after the 787 had finally entered service, the Federal Aviation Administration grounded the entire fleet. It's grounded until it can prove to the federal government that the airline has fixed the problem with the battery that continues.
बोइंग पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अल जजीरा के एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीम लाइनर में मौजूद लिथियम आयन बैटरी और कई फीचर्स को रिग्रेस टेस्टिंग बिना ही परमिशन दे दी गई। It's the FAA's job to regulate air safety. When it comes to the battery and beyond, Boeing largely polices itself. The batteries passed Boeing's tests. In line with the FAA rules, Boeing said the 787 batteries would virtually never catch fire on board an aircraft. Then they failed twice in just 9 days. बोइंग के कई सारे एम्प्लॉयज ने दावा किया है कि फैक्ट्री में बहुत लापरवाही से ड्रीम लाइनर प्लेन बनाए जाते हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर रहे सैम सलेहपुर ने FAA से शिकायत की थी कि ड्रीम लाइनर के पार्ट्स को गलत तरीके से जोड़ा गया है, जिसके कारण इसके कभी भी बीच आसमान में टूटने का खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके पार्ट्स को अलग अलग जगह से बनवाया जा रहा पैसे बचाने के लिए, जो एक दूसरे के साथ ढंग से फिट नहीं होते। 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन में बोइंग के खुद के एम्प्लॉयज चार्ल्सटन फैक्ट्री में बनने वाले ड्रीम लाइनर्स के सेफ्टी पर सवाल उठाए थे। इन एम्प्लॉयज ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर्स में खराब पार्ट्स लगाए गए हैं। कई बार मेटल्स के टुकड़े जैसे मलबा प्लेन्स के अंदर छोड़ दिए जाते हैं और इन पर वायलेशन के बारे में किसी को न बताने का प्रेशर बनाया जाता है। बोइंग के इस कंपनी में काम कर रहे जोसेफ क्लिंटन के मुताबिक उन्हें कई बार कॉकपिट के नीचे मेटल के टुकड़े मिले, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो खुद भी किसी ड्रीम लाइनर में उड़ान नहीं भरेंगे। बोइंग कंपनी में 30 साल से ज्यादा काम करने वाले क्वालिटी मैनेजर जॉन बार्नेट ने तब कहा था कि इस फैक्ट्री से अभी तक एक भी ऐसा प्लेन नहीं बना जिसके बारे में वो कह सकें कि वो सेफ और उड़ान भरने लायक है। अल जजीरा ने एक वर्कर को सीक्रेट कैमरा देकर बोइंग फैक्ट्री के अंदर फुटेज रिकॉर्ड करने को कहा। इस वर्कर ने अपने 15 साथियों से पूछा कि क्या वो खुद इस प्लेन्स में बैठेंगे, जिसमें से 10 वर्कर ने बैठने से साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें इसकी क्वालिटी पर भरोसा नहीं था। Did you fly on one? Oh, no. You won't fly on one. Did you fly on one of these planes? Not really. I would fly one of these planes. You wouldn't? Why wouldn't you? Huh? Why wouldn't you? Because I see quality there. Going everywhere. इस तरह से पिछले कुछ सालों में ड्रीम लाइनर्स पर सवाल बार बार उठते रहे हैं, लेकिन इनके डिफेंस में हमेशा से ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्लेन इतना ही अनसेफ है, इतना ही खराब है, तो आज तक एक भी ड्रीम लाइनर क्रैश क्यों नहीं किया है। इस पर जॉन बार्नेट ने कुछ साल पहले कहा था कि किसी भी प्लेन को बनाने में जो लापरवाही बरती गई है उसके कारण प्लेन क्रैश होने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। अब ये जो एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर क्रैश किया है 11 साल पुराना, 2009 से 2016 तक बोइंग की चार्ल्सटन कंपनी में क्वालिटी मैनेजर रही सिंथिया किचन्स के मुताबिक इंडिया को जो 787 ड्रीम लाइनर दिए गए हैं उसमें कई सारी दिक्कतें थीं। 2012-13 में ऐसे 11 ड्रीम लाइनर डिलीवर किए गए थे जिनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि सिंथिया किचन का कहना था कि कई बार तो उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। इन 11 एलिजिबली खराब प्लेन में से 6 एयर इंडिया को बेचे गए। जब उस वक्त सिंथिया किचन ने ये प्रॉब्लम जाकर अपने बॉस से बताई तो उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को लेकर इस ड्रीम लाइनर प्लेन में सफर करेंगे, तो उनके बॉस ने पता है क्या कहा था? Cynthia, none of these planes stay in America. They all are going to overseas. What? Are you serious? ये सिर्फ डेवलपिंग देश के एयरलाइंस को दिए जाएंगे, जैसे कि बाकी देश के लोगों की जान की कोई कीमत ही ना हो। इसी तरह से बोइंग के एम्प्लॉय का इंटरव्यू करने वाले अल जजीरा के एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि वो 3 प्लेन्स को लेकर खास चिंता में हैं, जिन्हें 2014 के पहले महीने में एयर इंडिया को डिलीवर किया जाना था। इन प्लेन्स में कई सारी गंभीर खामियां थीं। 12 जून को क्रैश होने वाले 787 ड्रीम लाइनर को भी इसी पीरियड में 31 जनवरी 2014 को डिलीवर किया गया था। क्या इसे यहाँ सिर्फ कोइंसिडेंस माना जाना चाहिए? कई सालों से दुनिया भर के क्रिटिक्स कह रहे हैं बोइंग कंपनी को सेफ्टी से ज्यादा अपने प्रॉफिट की फिक्र है।
ये पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होते हैं। इससे पहले अक्टूबर 2018, मार्च 2019 के 2 ब्रांड 737 मैक्स प्लेन क्रैश हो गए थे, जिसमें 346 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मामले में लीगल एक्शन से बचने के लिए यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ $1.1 बिलियन का सेटलमेंट किया गया था। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ बोइंग से ही नहीं, एयर इंडिया से भी पूछे जाने चाहिए। बोइंग के प्लेन तो कई सारे एयरलाइंस को डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कई सारी एयरलाइंस हैं जिनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्रैश तो छोड़ो, जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, प्रॉब्लम कम नहीं हुई है। पायलट्स का कहना है कि उन्हें फ्लाइट्स के बीच आराम करने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो फटीग रहते हैं। इसे लेकर मई 2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के 300 क्रू मेंबर एक साथ मास सिक लीव पर भी चले गए थे और अपने फोन्स को उन्होंने बंद कर लिया था। Breaking news coming in. A mass sick leave by senior cabin crew has halted the operations. Up to 300 senior cabin crew members have reported sick. This is a last minute. इसी तरह जुलाई 2023 में DGCA की टीम ने जब 13 रैंडम पॉइंट की जांच की तो पाया कि सेफ्टी पॉइंट को कभी ऑडिट नहीं किया गया था और एयर इंडिया ऑडिट का फेक रिपोर्ट दे रही थी। और ये एक दिन पहले की खबर देखो, लंदन से मुंबई जा रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट में 5 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर मिड एयर बीमार पड़ गए। कारण इसके पीछे सस्पेक्ट किया जा रहा है फूड पॉइजनिंग का। एक्चुअली इस प्लेन क्रैश का मूल कारण क्या था, इसका फाइनली रिपोर्ट 12 माह के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ प्लेन क्रैश होने का एक से ज्यादा कारण हो सकता है। किसी भी इतने खौफनाक प्लेन क्रैश के पीछे मल्टीपल रीजन होता है, एक से ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि अगर 1-2 गलती हो तो उस चीज का बैकअप होता है। अगर बैकअप फेल हो जाए तो उसका और एक बैकअप होता है। लेकिन सब कुछ फेल होकर इतना खौफनाक हादसा होता है तो उसका मतलब मल्टीपल लेवल्स पर फेलियर हुआ है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए एयर इंडिया, गवर्नमेंट और प्लेन्स बनाने वाली कंपनी को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में दोबारा ना हो। जय हिंद दोस्तों।